देखो बेटा, प्लेन, प्लेन क्या होता है? जैसे ये आपका बोर्ड है, ये अपने आप में एक प्लेन है, दीवार है, फर्श है, ये सारे क्या आपके प्लेन हैं। तो प्लेन को एक्चुअली डिफाइंड क्या करेंगे? एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर कोई भी हम आर्बिट्रेरी लाइन लें और उस लाइन का हर पॉइंट उसी सरफेस पे लाई करे, तो उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? प्लेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है। अगर मैं कह दूँ कि एक लाइन रोटेट करती है इसके ऊपर, कोई भी जनरल लाइन हो सकती है, लाइन आपके किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने से होती है भाई, ठीक है, ए बी को ज्वाइन करने से लाइन होगी। तो इस लाइन के ऊपर देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, अगर हर पॉइंट इस सरफेस पे ही लाई करेगा तो हम क्या कह देंगे? ये सरफेस क्या कहलाएगा? आपका प्लेन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद ये आपसे क्या कहता है कि जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा प्लेन की, ये आपको दी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन होती है 3 वेरिएबल्स में, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसको डिफाइन करते हैं, उसको देखते हैं ये सेटिस्फाई कर पाएगी या नहीं। अगर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई इसकी कि भाई लाइन का हर पॉइंट इस पे लाई करना चाहिए इसी सरफेस के ऊपर, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। मान लीजिए आप लेट 2 पॉइंट ले लिया आपने बेटा, x1 y1 z1, एंड बी जो पॉइंट है वो आपका हो गया x2 y2 और z। ये 2 पॉइंट मान लीजिए आपके सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, लाइन पे लाई करते हैं। तो इस पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये a है, ये b। तो यहाँ पर कोई एक और जनरल पॉइंट आपने ले लिया, वो क्या ले लिया? c। और ये c जो है इस ए बी लाइन को किसी न किसी रेशियो में तो आपका करेगा ना इंटरसेक्ट। तो मान लीजिए ये इसको k:1 रेशियो में क्या कर रहा है? आपका डिवाइड कर रहा है। अगर ये c पॉइंट इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है तो c के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप आसानी से। देन आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट c इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी विच डिवाइड ए बी इंटू k:1 रेशियो। ठीक है, तो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे, c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि kx2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला भाई, इसके गुना पीछे, पीछे वाले के गुना आगे। और ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, kz2 प्लस z1 अपॉन में k प्लस 1। ऐसे ही निकालते हो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने सी के। अब आप क्या कहोगे कि भाई ए और बी दोनों जो है पॉइंट इस सरफेस पे लाई करते हैं, इस प्लेन पे लाई करते हैं। अगर ए और बी इस पर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो हम क्या कह देंगे? दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? एक्चुअली हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, ये बात आप समझे हैं। हम कहते हैं कि ए बी लाई करते हैं इस सरफेस के ऊपर, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई भी हमने जर्नल पॉइंट लिया तो फिर ऑल पॉइंट आ जाते हैं। जर्नल पॉइंट लिया तो वो पॉइंट भी इस पर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये गिवन है आपका कि ए इस पर लाई करता है और बी भी इस पर लाई करता है। तो ax2 प्लस में by2 प्लस में c जो है z2 प्लस में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बोथ पॉइंट्स लाई ऑन द सरफेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें क्या प्रूव करना है कि c को करना है। तो c देखिए आप पुट करके, इफ c लाइज ऑन 1 देन सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी कि a इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? kx2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस b इंटू ky2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस c इंटू kz2 प्लस में z1 अपॉन में बेटा k प्लस 1 इज प्लस या इक्वल टू कर दो, आपकी मर्जी है, प्लस क्या कर दिया मैंने d इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं इतना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? ये देखिए
ये आपके पास आ जाएगा k इंटू ax2 प्लस k इंटू by2 प्लस k इंटू cz2, और जब एलसीएम लोगे तो आपका k इंटू क्या आ जाएगा d। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। प्लस फिर ये आएगा आपका ax1 प्लस यहाँ से क्या आएगा by1, यहाँ से क्या आएगा cz1, और जब k प्लस 1 की d से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस d भी आएगा ना, तो प्लस d। ये आपकी क्या होगी, मान लीजिए आपकी LHS है। ये सिंप्लीफाई किया आपने इसको। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है 2 से 0, तो k इंटू 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, आगे देखिए। ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कैसे बताया जाएगा? मान लीजिए कि कोई सरफेस है और उस सरफेस से पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, नॉर्मल फॉर्म। ये मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कोई भी एक जर्नल पॉइंट MP XYZ ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। गिवन क्या है आपको ON दे रखा है। ON का मैग्नीट्यूड कितना है भाई P। ON का मैग्नीट्यूड कितना आपका P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है NP के ऊपर, प्लेन पे है तो NP पे ही परपेंडिकुलर होगा ना, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो ON वेक्टर है डॉट OP जो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई आपका, ये मान लीजिए n यूनिट वेक्टर है इसका n कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो ON वेक्टर क्या आएगा, ON वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये जो आपका ON वेक्टर दिया है ये कितना आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आपके क्या दे रखे हैं, कुछ भी n कैप दे रखा है, क्योंकि ओरिजिन तो 0 0 0 है ना। अगर ये NP इंटू n कैप वेक्टर है तो ये कितना आएगा NP वेक्टर आ जाएगा आपका, NP वेक्टर आएगा बेटे P वेक्टर यानी कि R वेक्टर जो जर्नल पॉइंट है माइनस में n के कोऑर्डिनेट क्या हैं P इंटू n कैप, ये क्या आएगा आपका NP वेक्टर। ये बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, ये तो 0 0 है, ये क्या है आपका 0 0। जब किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वही आता है आपका, वही आता है ना। तो ON वेक्टर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ON वेक्टर क्या आ जाएगा, डॉट में P इंटू n कैप एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कर सकते हैं, और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, R वेक्टर डॉट n कैप, P तो कांस्टेंट है गुणा में, और इज इक्वल टू माइनस का था आपका इधर आ जाएगा P स्क्वेयर इंटू n डॉट n कितना होता है 1 होता है ना, n डॉट n कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा P स्क्वेयर, माइनस का था बेटा इधर आके आपका प्लस का हो गया, और P से अगर आप एक P कैंसिल करेंगे तो R वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। समझ में आई है ये बात? आई है। गिवन क्या था फिर से देख लीजिए, गिवन ये था कि भाई O से परपेंडिकुलर डाला है, ओरिजिन से आपका परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको P दिया है, तो डिस्टेंस लेंथ मैग्नीट्यूड तो आपके पास है, डायरेक्शन तो चाहिए ना वेक्टर लेते, तो मान लीजिए n कैप क्या है इसकी, n फॉर नॉर्मल, ये जो नॉर्मल बना है इस नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी आपकी n कैप हो गई, तो ON वेक्टर क्या बन जाएगा, ON वेक्टर क्या आएगा भाई, ON वेक्टर आ जाएगा P मल्टीप्लाई में n कैप, हो गया। अब बात रह गई NP वेक्टर की। P क्या होता है, कोई भी जर्नल पॉइंट है x y z जिसको हम R वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहोगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ना। तो ये आपका मान लीजिए R वेक्टर है, ये आपका क्या था P इंटू n कैप वेक्टर, तो NP का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, P का पोजीशन माइनस में n का पोजीशन वेक्टर, यानी कि R वेक्टर माइनस में P n कैप हो जाएगा NP डॉट ON क्या था PN।
ब्रैकेट आपने ओपन किया, ये आ गया। समझ में आई है बात? अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी RHS, इफ़ एंड ओनली इफ़ R वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर हो। R वेक्टर के साथ क्या हो? यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मान लीजिए आपके पास दे दिया R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग, हम क्या देंगे? Q दे देंगे। कुछ भी दे दिया, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ये, जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता ओरिजिन से। अगर वो आपसे कहे कि ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और वो कैसे बनेगा? एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम दोनों साइड क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आर वेक्टर डॉट ये एन कैप हो जाएगा और क्यू अपॉन में जो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये आपका क्या होगा? पी। ठीक है, कर सकते हैं बेटा इस तरह से। नेक्स्ट है कि आपसे वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। भाई ये आपका सरफेस दे रखा है, इस सरफेस पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका? ए वेक्टर हो गया। एक जर्नल पॉइंट आप पी लेते हो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर होता है। ठीक है, हो जाएगा ये। अब ये क्या कहता है आपसे कि यहाँ से ये हो गया ए पी वेक्टर और यहाँ पर कोई भी आपका नॉर्मल है एन वेक्टर, ये क्या है? आपका नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर। तो इस केस में जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो क्या आएगी? ए पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। भाई परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है ये हमेशा, तो परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो ए पी वेक्टर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट में क्या हो जाएगा भाई? एन वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर, यानी कि ये क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी आएगी। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या आएगा? आर वेक्टर क्या होता है भाई? एक्स वाई जेड, और ये होता है x1 y1 z1, यानी कि x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप z माइनस z1 के कैप हो जाएगा भाई। ये किसकी वैल्यू रखी है आपने? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की। एन वेक्टर क्या होता है बच्चों? ए आई कैप बी जे कैप सी जे कैप इक्वल टू 0। आई की गुणा करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म। अगर कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास होता है तो उस केस में ये आपकी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। जैसे आगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका मैक्सिमम यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूले से। तो अगर एक पॉइंट से पास आपको पता चल जाए भाई इक्वेशन एक पॉइंट से पास हो रही है तो हम यहाँ से लिख लेंगे। अब ए बी सी की वैल्यू चाहिएगी हमें। ए बी सी की वैल्यू के लिए या तो 2 पॉइंट और दे रखे होंगे या कोई दो प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई भी कंडीशन दे रखी हो, हम इससे सोल्व कर सकते हैं प्लेन को। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास करता हो तो ये कोई भी एक प्लेन दे रखा है आपको, ये ए बी और सी, ये क्या हो गया? मान लो पी हो गया भाई। तो ये ए बी सी 3 पॉइंट से प्लेन पास करता है, तो इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें एक तो ए पी वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक तो ए पी वेक्टर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? नॉर्मल वेक्टर। इसमें तो नॉर्मल वेक्टर दे रखा था आपका, इसमें आपका नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा, सिर्फ 3 पॉइंट दिए हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ कि ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ और ए सी वेक्टर निकाल लेता हूँ, और ए बी क्रॉस ए सी करूँगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा ना, और ये बन जाएगा आपका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और इस नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ करा सकते हैं? ए पी वेक्टर के साथ करा सकते हैं। कर लेंगे 16 से इस तरह से। तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये आ जाएगा ए पी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब आप इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, और ये आपके पास आएगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपको सोल्व करनी है। ओके, और जब अगर आप इस ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए लिखोगे तो ये जो डॉट में बाहर है ये क्या होता है, x माइनस x1, x y माइनस y1 और z माइनस z1। ये वाला वेक्टर आपका फर्स्ट रो हो जाएगा। सेकंड रो कौन सा होता है, जो क्रॉस में आगे होता है, यानी कि b x2 माइनस में x1 और y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1 बेटा। तीसरी रो क्या है, ये वाली, तो ये क्या है c का मतलब x3 माइनस में x1 और y3 माइनस में y1, z3 माइनस में z1 इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सोल्व करके भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि भाई जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दिया 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 पॉइंट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख लिया, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू चाहिए, बाकी 2 पॉइंट से भी ये पास हो रहा है, तो बारी बारी करके जब दोनों पॉइंट्स को हम इसमें पुट करेंगे तो ए बी सी में 2 इक्वेशन आएंगी। उन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी में कारगर होता है, वो वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपका कुछ ऐसी जगह नहीं होगा जहाँ पे आपकी लाइन पैरेलल दे रखी है या आपका जो है प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा है, उस केस में। समझ में आई बात। एक फॉर्म और रह गई आपकी प्लेन की, और वो फॉर्म क्या है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए भाई, ये कहता है कि मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये क्या है मान लो जेड एक्सिस। जब कोई भी प्लेन पास करता है, कोई भी प्लेन इन द सेंस, मान लीजिए ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कॉर्नर आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है बेटा, जेड एक्सिस। ठीक है, या आप ये मानकर चलिए कि जैसे ये क्यूबॉइड है, मान लीजिए ये आपका प्लेन लाइंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूँगा, इस कॉर्नर को ऐसे कट करूँगा, तो ये वाली लाइन भी कट होगी, ये भी और ये भी, ट्रायंगल सी बनेगी ना। तो जो ट्रायंगल बनेगी वो किस तरह से आएगी, मान लीजिए ये आ गई आपके पास, ये ट्रायंगल बनेगी, सपोज कीजिए। तो ये ट्रायंगल करेगी तो एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे कुछ पार्ट कट किया है ना इसने, मान लीजिए वो क्या है, ए है, जो एक्स एक्सिस पे इसने कट किया वो क्या है, ए है, और वाई एक्सिस पर जो कट किया है वो क्या है, बी, जेड वाला क्या हो जाएगा बेटा, सी। वैसे तो आप यहाँ से भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, और वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी भाई, ये जो पॉइंट है ये ए 0 0, ये क्या है 0 B 0, और ये 0 0 C। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन आप निकाल सकते हैं ना आराम से। 3 पॉइंट्स में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, अभी जो बताया था उस तरीके से। अदरवाइज क्या हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्या है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, RHS को 1 बनाते हैं। ठीक है, लाइन में भी बताया होगा आपको पहले भी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी। आप माइनस डी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा एक्स अपॉन में माइनस डी अपॉन ए, वाई अपॉन में माइनस डी अपॉन बी, और जेड अपॉन में माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये आपके हैं ए बी सी, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट। देखिए 4 पॉइंट्स दिए हैं बेटा आपको, ए बी सी डी, और ये आपको कोप्लेनर दिखाने हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या है आपका कि भैया एक ही प्लेन पे लाई करे। तो 3 पॉइंट्स का यूज करके मैं एक प्लेन की इक्वेशन निकाल देता हूँ, और 4th पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ। अगर सेटिस्फाई तो किया तो चारों प्लेन पे हो गए, 3 से तो प्लेन निकाला ही है, और 4th ने अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चारों आपके प्लेन पे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप कहोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए क्या है, 0 -1
0, यही है ना, 0 माइनस 1 0, तो क्या आएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। या और सिंपली इसको लिखूँ, रहने दो ऐसे ही, ये क्या आपकी इक्वेशन है फर्स्ट आ जाएगी। फिर आप क्या कहोगे, प्लेन वन ऑल्सो passes through B 2 1 माइनस, इस पॉइंट से पास करता है, और C 1 1 1, इन दोनों पॉइंट से भी ये पास करता है भाई। अगर ये प्लेन इन दोनों से पास करता है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो पहले B पॉइंट रखिए आप, B पॉइंट रखोगे तो क्या आ जाएगा 2A, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2B, माइनस 1 रखोगे तो माइनस C इज इक्वल टू 0। बनेगी इक्वेशन भाई एक। जब C पॉइंट आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखी, हो गया ना। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपकी, लीनियर है, दोनों को सोल्व करो। तो सोल्विंग 2 एंड 3, आप कहोगे A अपॉन B अपॉन C अपॉन समथिंग लैम्डा। A अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा 4। B क्या आएगा -1 -2, माइनस का कितना हो जाएगा 3, और C अपॉन में आएगा 4 - 2 यानी कि 2। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 4 लैम्डा, B की वैल्यू कितनी है भाई -3 लैम्डा, और C की वैल्यू कितनी है बेटा 2 लैम्डा। क्योंकि प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं तो किसी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल लेके हम इनकी वैल्यू रख ली। अब A B C की जो वैल्यू आ गई इसको 1 में पुट कर दो, तो आप क्या कहोगे फ्रॉम 1 A की वैल्यू आपने रखी बेटा जैसे 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस का है आपका 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1, और प्लस में 2 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। लैम्डा तो कॉमन आके 0 में मिल जाएगा। इधर आपके पास क्या बच गया 4x माइनस का 3y प्लस का 2z और -3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकालनी थी। अब ये चेक करना कि क्या फोर्थ पॉइंट भी इस पर लाई करेगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये इस पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देन पॉइंट पुट करो इसमें 4 × 3 3 × 3 प्लस 2 × 0 -3। देखिए 12 -9 -3 12 0 आ जाएगा ना, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कहोगे ABCD आर कोप्लेनर। दिखा सकते हैं ना। तो इस तरह से इनको करना था भाई।